हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, वे अभिक्रियाएँ जिनमें क्रियाकारक से उत्पाद बनते समय ऊर्जा का यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे यहाँ ग्राफ है, ग्राफ किसके बीच और जैसे ऊर्जा और पथ के बीच में किया गया है। नीचे जो है वो रिएक्टेंट है और ऊपर जो है उत्पाद या प्रोडक्ट है। ठीक है, और दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतर है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला जो है उदासीन यानी निगेटिव मान सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ देखा जाए कि डेल्टा जो एच है वो प्रोडक्ट के जो हीट है, ठीक है, ऊष्मा, उसकी ऊर्जा माइनस रिएक्टेंट की ऊर्जा का जो है डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, सी और डी प्रोडक्ट बनते हैं, जिससे ये एनर्जी जो डेल्टा माइनस एच है ये एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये जो रिलीज़ हो रही है वही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। N2 और O2 दो रिएक्टेंट हैं। जब दोनों कॉम्बिनेशन करके रिएक्टेंट बना वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो 2NO ये हमारा प्रोडक्ट है, जिसमें ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव की तरफ यानी निकल रही है। ठीक है, तो ये निकल नहीं रही है, वो एब्जॉर्ब की जा रही है, तो इसको अवशोषी कहेंगे। यहाँ PCl5 में जब ये टूटता हुआ है PCl3 में और ये Cl2 में, तो भी ऊर्जा अवशोषित होती है, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएँ जिसमें क्रियाकारक जो क्रियाकारक होते हैं रिएक्टेंट होता है, वो रिएक्टेंट से उत्पाद बनते समय ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊर्जा निकलती है, तो वह जो अभिक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। जैसे ए और बी ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये अभिक्रिया करा करके सी और डी ये उत्पाद बनाते हैं, और इससे क्या होता है डेल्टा एच जो है वो ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा एच जो है वो माइनस वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब इसमें देखिए अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, जो हैबर विधि है अमोनिया निर्माण की, उसमें क्या होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों जुड़ करके योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, जिसमें क्या होता है कि ऊर्जा निष्कासित होती है। ठीक है, सेकंड है H2SO4 यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड का है निर्माण की संपर्क विधि। ये संपर्क विधि कही जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये रिएक्ट करके पहले सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो वो जो है एनर्जी निकलती है। फिर नेक्स्ट है दहन अभिक्रिया यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाएं जो हैं ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं अभिक्रिया की दिशा के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। पहला है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में अर्थात क्रियाकारक से उत्पाद की ओर चलती हैं, ये होंगी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, ये एक तरफ जा करके वो कंप्लीट हो जाएंगी। इन अभिक्रियाओं में उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये अधिकांश खुले पात्र में होती हैं तथा इनमें साम्य स्थापित नहीं होता। इनमें जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन का कहीं नामो निशान नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये है दहन अभिक्रिया, भाई कोई चीज़ जल गई तो फिर से वापस नहीं आ सकती है। ठीक है, तो यानी ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूध से अगर दही बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बन पाएगा, इसलिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना, अब जो लोहे पे अगर जंग लग जाए तो फिर हम उसको जो है लोहे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर द्वितीय अभिक्रिया में आ जाएगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अर्थात
क्रियाकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से क्रियाकारक तक चलती हैं, इसको क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ये साइन होता है, दोनों तरफ का एरो रहता है, ठीक है। अभिक्रिया से उत्पाद, उत्पाद से अभिक्रिया बनती है, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि उत्पाद की प्राप्ति नहीं हो पाती है। फिर आगे चलते हैं। जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये बंद पात्र में होती है और इसमें साम्य स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अभिक्रियाओं में ई सेल तथा डेल्टा जी का मान शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे ये है अमोनिया के निर्माण का हैबर विधि जो है वो अनुत्क्रमणीय है, ठीक है। और इस फॉर्म को देखा जाए तो ये उत्क्रमणीय है। इसमें जो सिंबल है ये उत्क्रमणीय का है और ये जो है अनुत्क्रमणीय का है। आगे चलते हैं। उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की जो खोज की थी वो बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने ही बताया था कि उत्प्रेरक होते क्या हैं। तो हम जानते ही हैं कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो खासतर इसी के लिए होते हैं, उत्प्रेरक। किसी भी अभिक्रिया की दो दर घटाने या बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक के बारे में देखते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दें, यानी घटा दें या बढ़ा दें, परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इस प्रकार की जो घटना होती है इसको हम उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया का प्रारंभ नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है, उत्प्रेरक साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता। अगर साम्य स्थिति में आ गई तो उत्प्रेरक उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं, धनात्मक अभिप्रेरक। तो ये अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं। जो धनात्मक है, पॉजिटिव हैं, ये जो है उसकी दर को बढ़ाते हैं, यानी सक्रियण ऊर्जा जो है बढ़ती है उसमें। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने में ये सक्रियण ऊर्जा बढ़ती है। जैसे KClO3 का अगर उच्च ताप पर इसको गर्म किया जाए तो 2 KCl और ऑक्सीजन निकलती है। अगर कम ताप पर इसी को किया जाए तो 2 KCl और 3 O2 बनेगा। लेकिन यहाँ अगर रिएक्टेंट लगा दें, मतलब कोई उत्प्रेरक लगा दें, तो हमको कम ताप देना पड़ेगा और जो है हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट है, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक, वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं, यानी इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड के अगर विघटन कराया जाए तो ग्लिसरॉल जो होता है वो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। थर्ड है, स्वतः उत्प्रेरण। वे उत्प्रेरण जिसमें अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है वह स्वतः उत्प्रेरण कहलाता है। मतलब स्वतः उत्प्रेरण वे उत्प्रेरण हैं जिनमें अभिक्रिया में बना जो उत्पाद होता है वह स्वयं उत्प्रेरक की तरह काम करता है। जैसे एस्टर के जल अपघटन से प्राप्त एस्टिक अम्ल स्वयं उत्प्रेरक या उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। जैसे यहाँ जो है एस्टर बनता है, एस्टर के अगर अपघटन कराते हैं तो यही एस्टिक अम्ल खुद उत्प्रेरक की तरह काम करने लगता है। आगे चलते हैं, समांगी उत्प्रेरण। इसमें वह उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं, समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। फिर से देखते हैं, वह उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान, मतलब तीनों अगर गैस में है तो तीनों गैस स्टेट में होंगे, तो ये समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। जैसे H2SO4 की लैंड कक्ष विधि, इसमें जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं, और जो NO होता है वो भी गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। जो कैटलिस्ट है यानी उत्प्रेरक है तो बनाता है 2SO3। आगे चलते हैं, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। जब इसका एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो अम्लीय माध्यम की जगह पे हम ये ले लेते हैं H2SO4, और इसका जल अपघटन तो यानी लिक्विड जल ले लेंगे, ठीक है। एस्टर का जब करते हैं तो बनता है एस्टिक एसिड और जो है एथेनॉल। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पर, विषमांगी उत्प्रेरण।
वह उत्प्रेरण जिसमें क्रियाकारक, उत्पाद या उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, बस समांगी अगर सबकी अवस्थाएं सामान्य होंगी और जो है विषमांगी में उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे इसमें है NH3 की हैबर विधि, इसमें N2 जो है गैसियस में है, H2 है वो गैसियस में, लेकिन आयरन वो सॉलिड में है, या और मॉलिब्डेनम है ये भी अदर स्टेट में है। ठीक है, सॉलिड में ही हो, तो ये बनाती है गैसियस स्टेट की प्रोडक्ट यानी अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट की जो निर्माण विधि यानी संपर्क विधि है, उसमें जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है तीनों गैसियस स्टेट में, लेकिन जो उसका कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक है वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण होता है जैसे, ठीक है, वो कैसे होता है, उसमें भी यही होता है कि जो दोनों गैसें होती हैं यानी एथिलीन और जो है हाइड्रोजन होता है वो दोनों गैसियस स्टेट में, और जो एथेन बनता है वो भी हमारा गैसियस स्टेट में, लेकिन जो निकिल होता है वो हमारा ठोस में होता है। आगे चलते हैं H NO3 की निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि में जो PT जो होता है वो उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना रिव्यू ज़रूर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।